तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेड प्रेप एकेडमी चैनल पे। हमारे चैनल का लक्ष्य योर सक्सेस आवर मिशन। तो हम आज से एक एक करके लेक्चर वाइज आपके लिए हेल्थ प्रमोशन का पीटीएसी एनएम के हिसाब से सिलेबस के अनुसार चैप्टर 1 न्यूट्रिशन शुरू कर रहे हैं। और आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में और प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको एक एक करके चैप्टर मिलता चला जाएगा और वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो धीरे धीरे हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। न्यूट्रिशन हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम कुछ परिचय देख लेते हैं कि सबसे पहले ये जो पोषण है इसके जनक कौन थे। ये पोषण शब्द आया कहाँ से? तो एटोइन लेवोइजिए ये नाम है उस पर्सन का जिन्होंने न्यूट्रिशन की खोज की कि न्यूट्रिशन भी हमारे लिए कुछ काम करता है। हमें खाना तो हम पहले से शुरू से खाते हैं, लेकिन खाना हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, कैसे वो हमें पोषण देता है, कैसे हम उससे एनर्जी लेके काम कर पाते हैं, उसके जनक, उसके पिता, उसके फादर एटोइन लेवोई जिए है। और इसको याद करने का एक तरीका कह सकते हैं कि खाना से हमें बहुत लव होता है, तो लेवोई जिए हम उससे समझ सकते हैं। एक याद रहेगा कि खाना से हमें लव होता है तो लेवोई जिए रहेंगे, तो पोषण के जनक हैं। अब हम आते हैं हमारी इंडिया में राष्ट्रीय पोषण संस्था हैदराबाद में है, जो कि स्थापना हुई थी 1958 में, और ये हैदराबाद में है। ये राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ये जो संस्थान है हैदराबाद में, ये 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और विश्व का अगर पोषण दिवस कहा जाए तो वो 28 मई को है। तो इसका विश्व पोषण दिवस और हमारी राष्ट्रीय पोषण संस्था, इसको डेट याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो पीछे इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। तो आप इसको एक बार अगर देखते हैं, अगर हाईलाइट हो जाता है तो हम आपको दिखाते हैं। ये जो 8 है, ये याद रखिएगा कि दोनों पे 8 है तो याद हो जाएगा। यहाँ हम ट्रिक बताए हैं आपको, जनक के लिए लव से याद कीजिएगा। और ये जो मई है, ये 5वां महीना है। जैसे कह सकते हैं इसको 5 कह सकते हैं ना, 5, 28, 5, तो कह सकते हैं 5वां मंथ है। और यहाँ भी ये 5 है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कुछ कुछ आपको, मतलब एग्जाम हॉल में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा कि ये 28 मई था। और ये हैदराबाद की स्थापना जरूर याद आ जाएगी, 1958 है। और अगर पूछ दिया पोषण के जनक कौन है, तो आपको बिल्कुल, आप अभी भले भूल जाए, लेकिन जैसे आपको ये लव भी याद रहेगा तो हमारी बातें आपको याद आ जाएगी और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमारा पर्पस यही है कि जो पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन किस तरीके से पढ़े कि एक एक वर्ड उन्हें याद रहे और उसको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए तो एकदम सही लिखो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम 3 चीज जाने: विश्व पोषण दिवस 28 मई, राष्ट्रीय पोषण संस्था हैदराबाद में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई है, और पोषण के जनक एटोइन लेवोइजिए है। ठीक है। अब न्यूट्रिशन शब्द लैटिन शब्द न्यूट्रिशियस से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है? पोषण करना, देखभाल करना, हमारे शरीर की रक्षा करता है ये पोषण। एक सेकेंड, चलिए, हमारे शरीर की रक्षा करता है। चलिए, अब जो पोषण है ये हमारा
देखभाल भी करता है, ये हमारी रक्षा भी करती है। भोजन और स्वास्थ्य से उसके संबंध के विज्ञान विज्ञान को पोषण कहते हैं। पोषण एक साइंस है, एक विज्ञान है, जिससे हमारे शरीर में जो हम जो खा रहे हैं और उससे हमारा स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका जो संबंध है, उसके बीच के संबंध को हम पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब स्वास्थ्य क्या है? तो स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था, केवल रोग या दुर्बल का अभाव नहीं। जैसे पहले पहले क्या लोग बोलते थे कि स्वास्थ्य मतलब दुर्बलता नहीं है, अगर कोई रोग नहीं है वो स्वस्थ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने परिभाषा दिया, पूर्ण शारीरिक तरीके से वो स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, सामाजिक तरीके से स्वस्थ होना चाहिए और आध्यात्मिक तरीके से भी वो स्वस्थ होना चाहिए। तब उसको स्वास्थ्य, एक मतलब बेहतर स्वास्थ्य माना जाएगा। पर्सन एक स्वस्थ पर्सन है। चलिए, भोजन वे पदार्थ जिन्हें शरीर को पोषण देने के लिए ग्रहण किया जाता है। भोजन क्या है? हमारे शरीर को पोषण देता है और उसी पोषण से हम स्वस्थ रहते हैं। अब इनके बहुत तरीके से वर्गीकरण किए जाते हैं। अब वर्गीकरण क्या होता है? अलग अलग तरीके से इनको बांटा जाता है, कह सकते हैं कि कैसे। अब अगर कार्य की फॉर्म में अगर बांटा जाए तो ऊर्जा कौन कौन देता है? तो हमारा ये जो सी एच जो यहाँ लिखा है, ये कार्ब्स है। कार्ब्स है, फैट है। ये दोनों से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। शरीर का निर्माण प्रोटीन से होता है। निर्माण के लिए प्रोटीन चाहिए, ठीक है। ऊर्जा के लिए शरीर हमारा, ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट चाहिए, वसा कहते हैं जिसे। और प्रोटीन हमें शरीर के निर्माण के लिए चाहिए और सुरक्षा के लिए विटामिन और खनिज चाहिए। अगर शरीर को सुरक्षा प्रदान करना है किसी रोग से, तो वहां हमें विटामिन और खनिज चाहिए। क्वेश्चन आया था, एक बीटीएससी के एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण के लिए उपयोगी है और विटामिन और खनिज सुरक्षा के लिए जरूरी है और कार्बोहाइड्रेट और फैट ऊर्जा देता है हमारे शरीर को। ये तीनों एक फंक्शन हुआ और इसीलिए ये कार्यात्मक वर्ग है। अब स्रोत के अनुसार बात करते हैं। स्रोत के अनुसार वनस्पति भोजन, पशु भोजन। बहुत सारे भोजन है जो हमारे पेड़ पौधों से आते हैं और बहुत सारे जानवरों से आते हैं। जैसे हम लोग फूल फल सब्जी सब खाते हैं, चावल दाल, ये सब हमारे वनस्पति भोजन है, पेड़ पौधों से आते हैं। और जो हम दूध, दही, घी, अंडे, ये सब जो यूज करते हैं, ये पशु भोजन है। तो स्रोत के अनुसार कहाँ से आ रहा है, उसके अनुसार वनस्पति भोजन है, पशु भोजन है। अब संरचना के अनुसार, संरचना के अनुसार कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, जो हम यहाँ ऊपर पढ़े, ये संरचना के अनुसार भी इनके अलग अलग ये टाइप हैं। अब भौगोलिक वर्गीकरण में एक राष्ट्रीय भोजन होता है, एक महाद्वीपीय भोजन होता है। जैसे हम लोग लोकल फूड कहते हैं ना, कि जैसे हमारे बिहार की लिट्टी चोखा फेमस है, तो वो हमारा भोजन है। वैसे ही फिर दूसरे जगह जाएंगे तो वहां की कुछ अलग भोजन होगी। जैसे जम्मू कश्मीर में एप्पल मिलता है, दूसरे देश में एवोकाडो मिलता है। तो अलग अलग तरीके से हम यूपी जाएंगे, कुछ अलग मिलेगा। तो ऐसे भौगोलिक भी खाना अलग अलग तरीकों से मिलता है। एक सेकेंड रुकिएगा। चिकित्सकीय वर्गीकरण अब बढ़ते हैं, जो कि स्पष्ट तरल आहार, पूर्ण तरल, हल्का, ब्रिक और यकृत आहार। अब चिकित्सकीय वर्गीकरण में क्या है कि स्पष्ट तरल आहार मतलब या तो जैसे ऑपरेशन होता है किसी का, तो उसके 24 घंटा 48 घंटा तक हम केवल लिक्विड देते हैं, बस तरल पदार्थ देते हैं। पूर्ण तरल देते हैं, फिर सेमी सॉलिड धीरे धीरे देते हैं, फिर खिचड़ी देते हैं जो हल्का होता है। कुछ ब्रिक्स, ब्रिक मतलब किडनी पे अगर प्रॉब्लम है वैसा देते हैं। कुछ यकृत का, अगर लीवर को अच्छे करने के लिए वर्गीकरण किया गया है। यही सब ये चिकित्सकीय वर्गीकरण है। अब पोषक तत्व न्यूट्रिशन पे आते हैं।
तो पोषक तत्व वे पदार्थ हैं जो कोशिका की वृद्धि, विकास, रख रखाव, प्रजनन और कार्य के लिए आवश्यक हैं। ये भोजन के भाग हैं, मैक्रो और माइक्रो, दो फॉर्म में हम इनको बांट सकते हैं। जो हमारे शरीर की, हमारी जो सेल है, कोशिका है, जिससे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, उसकी वृद्धि करता है, विकास करता है, उसका रख रखाव करता है, उसकी मरम्मत करता है, प्रजनन में सहायक होता है। हम लोग ऊपर भी पढ़े थे कि कुछ जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है, ये हमें एनर्जी देते हैं। प्रोटीन जो है, जिससे हमारी घाव ओ कुछ भी हो जाता है उसको ठीक करता है, और कोई भी रोग से लड़ने के लिए खनिज और मिनरल्स, लवण जो होते हैं, ये हमें सुरक्षा देते हैं उनसे लड़ने के लिए। ठीक है। अब मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो जिनकी हमारे शरीर में अधिक मात्रा की आवश्यकता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और माइक्रो, जिनकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता है, जैसे विटामिन और खनिज, लेकिन ये आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी हो जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां लग सकती है, इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो सकती है। कुछ भी कुछ भी प्रॉब्लम चली, कोई भी हवा चेंज हुआ, मौसम चेंज हुआ, तो तुरंत हम बीमार हो सकते हैं। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। आप देखे भी होंगे, बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, बूढ़े लोग भी बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। चलिए, आहार विज्ञान। पोषक पोषण के सिद्धांतों का व्यवहारिक अनुप्रयोग, जिसमें बीमार और स्वस्थ व्यक्तियों के लिए आहार नियोजन शामिल है, उसको डाइट कहते हैं। ठीक है। डायटेटिक्स में क्या है? ये आहार विज्ञान है, जहां हम लोग डाइटिशियन होते बहुत सारे ना, तो वो क्या पढ़ते हैं, उनका जो स्टडी होता है वो इसी पोषण जो हम करते हैं उसका क्या सिद्धांत है, हमारे शरीर पे वो कैसे काम कर रहा है, किस बीमारी से हमें सहायता कर रहा है, कौन सा खाना हमें कैसे बचाता है, किसकी अधिकता होने से प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारी डायटेटिक्स में आती है। अब हम चलते हैं माल न्यूट्रिशन पे। एक बार हम पहले रिवाइज कर लेते हैं हम शुरू से क्या पढ़े हैं। तो हम सबसे पहले देखे हैं कि न्यूट्रिशन जो है उसके जनक कौन थे। तो एडविन लेबोइजिए, ये आप देखेंगे, आपको याद रहेगा। राष्ट्रीय पोषण संस्था हैदराबाद में है, जो 1958 में स्थापना हुई थी। विश्व पोषण दिवस 28 मई 28/5 को मनाई जाती है। फिर हम देखे थे न्यूट्रिशन शब्द कहाँ से आया, फिर हमारे शरीर में उसका क्या क्या कार्य है, वर्गीकरण उसका कैसे किया गया है, जैसे ऊर्जा देने के लिए क्या चाहिए, शरीर के निर्माण के लिए क्या चाहिए, सुरक्षा के लिए क्या चाहिए। तो सुरक्षा के लिए हमारा विटामिन खनिज है, और निर्माण के लिए प्रोटीन है। ठीक है। वैसे और भी डिवीजन थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कार्यात्मक ही है, और वृद्धि, विकास और रख रखाव करता है। और दो भाग में बांटा गया है, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो जो हमारे शरीर में ज्यादा चाहिए, और माइक्रो जो हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यक होता है। चलिए, अब कुपोषण पढ़ते हैं, माल न्यूट्रिशन। पोषक तत्वों की कमी, अधिक सेवन या असंतुलन के कारण स्वास्थ्य का बिगड़ना। ठीक है। कुपोषण क्या होता है, माल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो ये हमारे शरीर में पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, या अधिक सेवन हो जाता है। अब कुपोषण ये मतलब नहीं होता है कि बस कमी हुई। कुपोषण के मतलब ये भी होता है कि अगर हम अधिक कुछ खा रहे हैं, जिसकी आवश्यकता हमारे डेली रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा है, तो वो भी कुपोषण ही कहलाता है। और असंतुलन के कारण स्वास्थ्य का बिगड़ना, कोई भी असंतुलन, या हम ज्यादा ले रहे, जैसे कार्बोहाइड्रेट अगर बहुत ज्यादा खाने लगे तो हम डायबिटीज को न्योता दे रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज बढ़ सकता है, दांत सड़ने लगता है, मोटापा आने लगता है, ओबीज होने लगता है। तो सब कुपोषण में आया।
कमी तो आया ही, कमी तो सबको पता है कि कुपोषण में पोषक तत्वों की कमी होती है, लेकिन अधिकता भी होती है और इनका असंतुलन के कारण ही स्वास्थ्य का बिगड़ना होता है। अब कुपोषण के प्रकार पढ़ेंगे। कुपोषण के प्रकार में अंडर न्यूट्रिशन, जिसमें हमारी कमी जो हो जा रही है, जैसे पीसीएम। एक सेकेंड। ओवर न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों की अधिक सेवन। ठीक है, अधिक सेवन से क्या हो जाएगा, मोटापा हो सकता है। ठीक है, और विशिष्ट पोषक कमी, जिसमें पोषक असंतुलन हो गया, जैसे प्लेग्रा हो गया, स्कर्वी हो गया, मिनरल्स और विटामिन की कमी से जो होता है वो असंतुलन, पोषक असंतुलन होता है, जो विशिष्ट पोषक कमी होता है, जो आगे पढ़ेंगे एक एक करके, विटामिन भी उसमें देखेंगे इसको। चलिए, अब गोमेज वर्गीकरण क्या है, शरीर भार के अनुसार कैसे गोमेज ने दिया था। ये कुछ टॉपिक जो यहाँ है, ये नहीं समझिएगा कि बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं मैम, क्योंकि हम आपको ये देखते हुए पढ़ा रहे हैं कि ये चीजें हमें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़ना है, गोमेज का वर्गीकरण और वेस्टिंग के प्रकार। तो मैंने इसमें भी ऐड कर दिया है क्योंकि ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो अगर 90 से ज्यादा रहता है तो उसको गोमेज के वर्गीकरण के अनुसार सामान्य माना जाता है। 75 से 90 होता है तो हल्का कुपोषण, और 60 से 75 तो मध्यम, और 60 से कम हो गया तो गंभीर। तो एक एवरेज आप याद रख सकते हैं 60 और 90। अब जैसे 60 याद रहेगा आपको गंभीर के लिए, 60 से कम हो गया तो गंभीर कुपोषण, और 90 से ज्यादा हो गया तो सामान्य। ठीक है, 60 और 90 का रेंज याद रखिएगा, और हल्का और मध्यम का 60 से 75 और 75 से 90 है। एक दो बार देखिएगा, आपको चीजें याद हो जाएगी। वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, और आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए। ऐसा कीजिएगा तो आपको एक बार देख रहे हैं उससे याद होगा, एक बार खुद लिखिएगा उससे याद होगा, और फिर तीसरी बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा। फिर आपका बेस्ट तैयार रहेगा। फिर आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, सेटिंग के अनुसार, आयु के अनुसार कम ऊंचाई, जैसे आयु होता है स्टंटिंग। स्टंटिंग क्या होता है, ये इंग्लिश वर्ड है। स्टंटिंग मतलब क्या होता है कि जिनकी हाइट छोटी हो जाती है, जितनी उनकी हाइट होनी चाहिए किसी भी पर्सन की, अगर उनकी हाइट छोटी हो गई तो वो स्टंटिंग में आता है। ठीक है, तो आयु के अनुसार, उनकी आयु जितनी है उस अनुसार अगर कम ऊंचाई है, आयु के अनुसार कम ऊंचाई है, तो उसे स्टंटिंग कहते हैं। और वेस्टिंग क्या होता है, खाद्य कमी की तीव्र अवधि से वसा हानि के कारण कम वजन वाला बच्चा। स्टंटिंग और वेस्टिंग में क्या फर्क है, स्टंटिंग हाइट में कमी होती है और वेस्टिंग वजन में कमी होती है। ठीक है, ये कम वजन वाला होता है, दोनों में ये फर्क है। वेस्टिंग जो होता है, आपको तुरंत, अगर किसी को माल न्यूट्रिशन हुआ है, कुपोषण हुआ है, तो अगर बच्चे में कुपोषण हुआ है तो उसमें सबसे पहले आपको वेस्टिंग देखने मिलेगा। इसका मतलब है कि उसका वजन कम होता दिखेगा। और अगर वो लंबे टाइम तक उसका वजन कम रहा और वो लंबे टाइम तक कुपोषण के शिकार रहा, तो वैसे में उसको स्टंटिंग हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए कुपोषण स्टंटिंग को न्योता देता है, और शॉर्ट टर्म का कुपोषण वेस्टिंग को न्योता देता है। इसमें भी वेस्टिंग के कई प्रकार हैं, इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं भी याद करने मन, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रेड वाइज, लेकिन फिर भी हम प्रकार देख लेते हैं। जिसको ये करना होगा मैं बताते चलूंगी, क्या एक्स्ट्रा है तो वो आप मन करे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको आपको निश्चित ही याद करना है। उतना रिवाइज के हाईलाइट करके रखे जो है
उसको एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा तो आपको चीजें याद रहेगी। तो स्टंटिंग वेस्टिंग में फर्क देख लिए। अब वेस्टिंग के प्रकार में ग्रेड 1 में बगल और कमर से वसा की हानि होती है। मतलब जहां पे सबसे ज्यादा वसा होता है ना, वहां से जब घट रहा है तो वो ग्रेड 1 वेस्टिंग का प्रकार हुआ। 2 क्या हुआ, जांघ और नितंब से वसा की हानि। वैसे ही 3 क्या हुआ, पेट और छाती से भी अगर घटने लगा तो थर्ड हो जाएगा। और फोर्थ क्या हो जाएगा, बक्कल पैड। तो ये कोई उतना ज्यादा आपको याद नहीं करना है एक एक, बस समझ लीजिए वेस्टिंग में 4 प्रकार होता है। जहां सबसे ज्यादा वसा शरीर में पाया जाता है वहां से घट रहा है तो वो ग्रेड 1 हुआ, और जहां सबसे कम वसा होता है वहां से भी घटने लगा तो वो ग्रेड 4 तक चला गया। अब जीर्ण ऊर्जा कमी सीईडी क्या है, लंबे समय तक नकारात्मक ऊर्जा संतुलन से वसा हानि के कारण वयस्क का कम वजन। अगर बहुत लंबे समय तक अगर उसकी ऊर्जा संतुलन जितना उसे खाना चाहिए वसा वो ले नहीं रहा है, उसका नकारात्मक ऊर्जा मिल रहा है, तो वैसे सिचुएशन में जीर्ण ऊर्जा की कमी होगी। ये जैसे बच्चों में हुआ वेस्टिंग और स्टंटिंग, ये जीर्ण ऊर्जा कमी लंबे समय तक बड़ों में देखने भी मिल सकता है। नकारात्मक ऊर्जा अगर जितना उसको डेली जैसे 20 से 30% हम फैट ले सकते हैं, लेकिन वो ले ही रहा है 5%, रोज 5%, कभी 2%, तो फिर वो खा नहीं रहा है, तो वैसे में उसका ऊर्जा का कमी होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी, तो बॉडी मास इंडेक्स आपको याद रहना चाहिए। क्विकलेट इसमें इंडेक्स बीएमआई इज इक्वल्स टू क्विकलेट इंडेक्स है, एडोल्फ क्विकलेट द्वारा दिया गया था। ये इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बीएमआई हम समझते हैं क्या है, एक बार बस देख लेते हैं कि एडल्फ क्विकलेट ने बीएमआई दिया था। यह वजन और ऊंचाई की अनुपात व्यक्त करता है। इसमें क्या रहता है, वजन और ऊंचाई, इसके बीच में क्या अनुपात है उसको व्यक्त करता है। कैसे निकालते हैं, जैसे वयस्क है तो वो कितना वेट है उसका केजी में लेंगे और ऊंचाई मीटर स्क्वायर में लेंगे, तो हमारा वयस्क का बीएमआई निकल जाएगा। लेकिन यही बीएमआई अगर हमें बच्चों में लेना होगा तो उनके लिए वजन केजी में ही रहेगा, लेकिन ऊंचाई उनकी सेंटीमीटर स्क्वायर करना पड़ेगा और उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000, क्योंकि उनकी मीटर में हाइट नहीं होती है। 50 सेंटीमीटर का बच्चा जन्म ही लेता है, तो उनकी बीएमआई निकालनी होगी तो हमें सेंटीमीटर में लेना होगा। और क्योंकि हम लोग बड़े हो गए हैं तो बड़े लोगों के लिए, वयस्क के लिए ये मीटर स्क्वायर में रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ एक एक करके श्रेणी दिया गया है, जैसे वहां ग्रेड था वेस्टिंग में, वैसे बीएमआई का भी श्रेणी दिया गया है। हमें इसमें सारा नहीं याद करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि कम वजन किसको कहते हैं, सामान्य किसको कहते हैं और अधिक वजन किसको कहते हैं। बाकी जो है वो एक्स्ट्रा में है, जिसको याद रखना होगा रखिएगा, जिसको नहीं रखना होगा कोई बात नहीं। ये 3 जो हम हाईलाइट किए हैं ये याद रहना चाहिए। बीएमआई जो 18.5 से नीचे होगा तो वो कम वजन वाला होगा। फिर 18.5 से 20.5 तक सामान्य माना जाएगा और 25 से 30 तक अधिक वजन वाला माना जाएगा। 25 से कम रहेगा तो वो भी सामान्य है। ठीक है, चलिए। और बाकी ये जो ग्रेड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए। अब बच्चों में जो बीएमआई है ये प्लेसेंटाइल है, जैसे 5वें प्लेसेंटाइल से कम कम वजन वाला माना जाता है। ये भी एक टाइप है जिसमें हम लोग बच्चों में बीएमआई जो देखते हैं जो सेंटीमीटर स्क्वायर और 10,000 है,
तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। 95वें परसेंटाइल से अधिक को मोटापा कहते हैं। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन था आपका बताते हैं कि कम कितना पे कहते हैं। ठीक है, तो 5वें परसेंटाइल से कम को कम वजन वाला कहते हैं और 5वें से 85 परसेंटाइल को सामान्य बीएमआई मानते हैं। 85 से 95 को अधिक वजन वाला मानते हैं और 95 से अधिक तो वो मोटापा हो जाएगा, मतलब डायबिटीज हो सकता है। ठीक है, और कम वजन वाला 5वां परसेंटाइल है। ये हम लोग चाइल्ड में भी पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से इसको समझेंगे और भी उसके क्या प्रकार हैं। अभी हम आगे देखते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है कभी कभी। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? वह दर जिस पर शरीर पोस्ट ऑब्जेक्टिव अवस्था भोजन के 12 घंटे बाद में कोशिका की बुनियादी चयापचय आवश्यकता पूरी करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है। मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग खाते हैं, जैसे भोजन हम 12 घंटों में लिए, हम जो भी खाए उसकी जो चयापचय है, जो मेटाबॉलिक रेट है, वो किस रेट से ऊर्जा दे रहा है हमें। ठीक है, तो ये सामान्य हम लोग डेली जो भी खाते हैं ना, वो ऊर्जा की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो किसी के शरीर में जैसे आप देखते हो कि कोई ज्यादा भी खाता है तो उसका अगर मेटाबॉलिक रेट हाई है तो वो उसके शरीर पे फैट नहीं आता है, और कुछ लोग कम भी खाते हैं, अगर मेटाबॉलिक रेट स्लो होगा तो उनके पे वेट बहुत दिखेगा, फैट शरीर पे आ जाएगा बहुत ज्यादा। एक सामान्य पुरुष में 24 से 26 किलो कैलोरी पर केजी प्रतिदिन लेना बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, और महिला के लिए 22 से 24। ठीक है, दो ज्यादा कर लीजिएगा, पुरुष थोड़ा सा ज्यादा खाएंगे, उनके शरीर थोड़ी लंबी होती है, सॉरी। तो आपको बेसल मेटाबॉलिक रेट में 24 से 26 किलो कैलोरी और महिला में 22 से 24 किलो कैलोरी। अब हो गया एसडीए, विशिष्ट गतिशील क्रिया। वह ऊर्जा जो शरीर बड़े अणुओं को मूल इकाइयों में तोड़ने और कोशिकाओं द्वारा उपयोग करने में खर्च करता है। ये विशिष्ट गतिशील क्रिया क्या है कि जैसे कि बहुत लोग कहते हैं, जैसे बहुत लोग जो जिम जाते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन देखते होंगे कि बहुत ज्यादा प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी मसल्स बने और उनकी वेट घटने लगे। तो वो क्यों होता है, प्रोटीन क्यों लेते हैं? बहुत लोग कहते हैं जैसे एग खाते हैं तो एग खाने से उनके शरीर को अच्छी प्रोटीन मिल जाती है और उनका वेट सही रहता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोटीन का जो विशिष्ट गतिशील क्रिया है वो 30% है, मतलब सर्वाधिक है, मतलब बहुत टाइम लगता है, पूरी एनर्जी ले लेता है प्रोटीन पचने के लिए। अगर वही कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो बस पचने में बहुत कम लेता है, सबसे इजी होता है कार्ब्स को पचना। इसीलिए जो कार्ब्स ज्यादा लेते हैं उनका मोटापा ज्यादा बढ़ता है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में और 1 ग्राम प्रोटीन दोनों में 4 किलो कैलोरी ही होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी गतिशीलता क्रिया जो है, ये विशिष्ट गतिशील क्रिया जो है, ये प्रोटीन की सर्वाधिक होने के कारण वो पचने में टाइम लेता है, एनर्जी लेता है, और कार्बोहाइड्रेट टाइम नहीं लेता है, जिसके कारण जो कार्ब्स खाते हैं उन्हें जल्दी जल्दी भूख लगता है और वो बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं। और वसा का कितना होता है? 13%। इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, बस आप ये याद रख सकते हैं कि प्रोटीन का सबसे ज्यादा विशिष्ट गतिशील क्रिया होती है। और बहुत सारे मिश्रित आहार हैं जिनका 12% या 10 से 14 रेंज लेके चल सकते हैं, इसमें प्रोटीन बस याद रखिएगा, क्वेश्चन आना होगा तो बस प्रोटीन पे आएगा।
चलिए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पहले हम लोग क्या क्या पढ़े। एक बार देख लेते हैं शुरू से क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़े न्यूट्रिशन के जनक कौन है, तो एटोइड लेबोइजिए, ठीक है। और राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे स्थापना हुई थी, हैदराबाद में 1958 में। और विशिष्ट पोषण दिवस 28 मई को, ठीक है, 28 मई को मनाया जाता है विश्व पोषण दिवस, ठीक है। और न्यूट्रिशन शब्द कहाँ से आया था, न्यूट्रिशियस। फिर हम लोग वर्गीकरण देखे थे, जिसमें कार्यात्मक जो फंक्शनल है वो बताए थे कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है वो ऊर्जा देता है, प्रोटीन शरीर का निर्माण करने में मदद करता है, विटामिन खनिज सुरक्षा देते हैं, और शरीर में पोषण वृद्धि विकास और रख रखाव में इंपॉर्टेंस रखता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों में डिफरेंस बताए थे। फिर अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन और पोषण का असंतुलन, तीनों से होने वाली बीमारियां जो आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर भूमिज का वर्गीकरण था, जिसमें आप 60 से ऊपर को सामान्य मानते हैं, 90 से ऊपर को सामान्य मानते हैं और 60 से कम को गंभीर कुपोषण मानते हैं, ठीक है। 60 और 90 से आप रेंज याद रख सकते हैं एक मोटा मोटी। फिर स्टंटिंग और वेस्टिंग में फर्क समझे थे कि अगर बच्चा थोड़े दिनों से कुपोषित है तो वो वेस्टिंग कहलाएगा, क्योंकि उसका वजन धीरे धीरे घटेगा। लेकिन अगर लंबे समय तक वो माल नरिश्ड है, कुपोषित है, तो उसको स्टंटिंग हो जाएगा, उसकी हाइट छोटी होने लगेगी। फिर हम लोग पढ़े बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें वजन और ऊंचाई कैसे नापते हैं। वयस्क के लिए एक अलग फॉर्मूला है और बच्चों के लिए अलग है। बस मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में 10,000 मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ हम याद रख सकते हैं 18.5 से नीचे कम वजन और 25 से ऊपर अधिक वजन। फिर अब आगे प्लेसेंटाइल देखे थे, बच्चों का 5वें प्लेसेंटाइल से कम है तो वो कम वजन का माना जाएगा, और 95 से ज्यादा है तो वो मोटापा में आएगा। फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट, हम लोग डेली जो खाते हैं वो कितनी ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए पुरुषों में है 24 से 26 और महिलाओं में है 22 से 24। अब विशिष्ट गतिशील क्रिया सबसे ज्यादा किसमें है, प्रोटीन में पाई जाती है। इसीलिए हम अगर एक खाते हैं तो वो जल्दी नहीं पचता है, और अगर चावल खा लेंगे वो तुरंत पच के हमें दूसरी बार भूख लग जाएगी, ये फर्क होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे संतुलित आहार और ऊर्जा इकाई। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय बिहार। और क्लास में आप हमको बताइए कमेंट करके, जो भी आपको याद हुआ वो उसको कमेंट में लिखिए, ताकि हमें भी समझ आए कि बच्चों को याद होते चल रहा है। और फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। आपको पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, और ये हम एक प्लेलिस्ट करके बना देंगे, ठीक है। जय हिंद, जय बिहार।